बेटे हम लोग बोर एटॉमिक मॉडल को स्टडी कर रहे हैं। पहले थॉमसन मॉडल देखा, उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल देखा। इन दोनों ने स्टेबिलिटी स्क्रैटिंग नहीं एक्सप्लेन कर पाया। तब आता है बेटा बोर कॉन्सेप्ट। न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट क्या है कि न्यूक्लियस के बारे में उन्होंने बताया एन एटम consists of center positive charge. An atom consists of a center positive charge या बेटे पॉजिटिव कोर। क्या कहा? पॉजिटिव कोर विच कैरी, जो कि बेटा पूरा का पूरा मास वहां पर कंसंट्रेट लगभग होता है। और इस पॉजिटिव चार्ज पर ये माना गया कि चार्ज के पास पूरा का पूरा लगभग नियरली होल मास कंसंट्रेट होता है। ये न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट अगेन बता रहे हैं। एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव कोर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। पॉजिटिव कोर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। इससे बेटे क्या कहा? पॉजिटिव कोर न्यूक्लियस बोल दिया। अब यहां पर यह भी माना गया कि इसका लगभग पूरा नहीं, कंप्लीटली नहीं, थोड़ा बहुत मान लिया जाए लगभग चार्ज वहां पर क्या होता है? कंसंट्रेट होता है। फिर दूसरा इनका कॉन्सेप्ट है बेटे क्वांटम कॉन्सेप्ट। क्वांटम कॉन्सेप्ट क्या है बेटे? कि सपोज किया जब किसी भी एटम का कोर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन एक निश्चित रेडियस में चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड अ न्यूक्लियस इन अ डिफरेंट रेडियस। एक डिफरेंट रेडियस में क्या करते बेटे? वो रिवॉल्व करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। फिर इसी में कहा कि एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। वो ने बताया कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। 11 पढ़ा है, r क्रॉस p होता है nh/2π है। p इक्वल टू बेटे mb रख दें तो nh/ क्या मिलेगा? 2π। इट मीन्स इसको रीअरेंज करके लिखें mbr तो nh/2π आना चाहिए। ये आपका क्वांटम कंडीशन हुई कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, l इक्वल टू r क्रॉस p, p इक्वल टू mb, mb इक्वल टू क्या मिलेगा? nh/2π। अब बेटे थर्ड और फोर्थ कंडीशन, स्टेशनरी ऑर्बिट। देखो शब्द लगा रहा है स्टेशनरी ऑर्बिट। ऑर्बिट में समझ रहे हैं आप? रिवोल्यूशन किसी फिक्स ऑर्बिट में। स्टेशनरी मींस रुका हुआ है। तो यहां रुका होने का मतलब है, स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब है कि जब एटम के इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे, इलेक्ट्रॉन क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में, दूसरी ऑर्बिट में, तीसरी ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं, माना में चक्कर लगा रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। दे डज नॉट रेडिएट एनर्जी। वह बेटे एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं। ये है आपका स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी में अस्थाई, ऑर्बिट माने फिक्स।
इसकी मीनिंग का मतलब है जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट का, तीसरे का, चौथे का, जब भी वो अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहेगा वह एनर्जी रेडिएट नहीं करता। अगर वो रेडिएट करता होता तो वह फिर अपने ही दूसरे ऑर्बिट में जाकर के गिर जाता। उनकी अपनी ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है। लेकिन फ्रीक्वेंसी कंडीशन क्या है? जब कोई इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स अपने ऑर्बिट से किसी दूसरे ऑर्बिट में जाए या बेटे दूसरी ऑर्बिट से पहले में किसी फर्स्ट टू लास्ट, सेकंड टू लास्ट किसी भी ऑर्बिट को चेंज करता है, चाहे बेटा नीचे आए चाहे आप ऊपर जाते हुए दिखा दीजिए, दैट हैव रिलीज द एनर्जी एचनी, वह बेटे एनर्जी एचनी रिलीज करता है। तो मैंने क्या बताया? स्टेशनरी ऑर्बिट, रुका हुआ ऑर्बिट, स्टेज में अस्थाई ऑर्बिट, मतलब ऑर्बिट अस्थाई है, फिक्स है, इट मीन्स उसका कोई लॉस नहीं हो रहा है, अपने ऑर्बिट में से पड़ा है, इट मीन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी, वो अपने ऑर्बिट से एनर्जी को रेडिएट नहीं कर रहा है, दैट इज द स्टेशनरी ऑर्बिट। फ्रीक्वेंसी कंडीशन, जब वह एक ऑर्बिट से दूसरे में जाएगा, तीसरे में जाएगा या दूसरे से पहले में आएगा, सेकंड थर्ड के, जब भी वह अपने ऑर्बिट को चेंज करता है तो एनर्जी कितना रिलीज करता है? एच न्यू, दैट इज E2 माइनस E1। इसे बेटा बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन। बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम रेडियाई ऑफ परमिटेड ऑर्बिट्स। बेटे आप लोग देख रहे हैं, पढ़ लिया अभी, बोर थ्योरी है, बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। बोर्स ने कहा अपने कॉन्सेप्ट में कि एटम का जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव होता है बेटे। सपोज किया पॉजिटिव होता है तो उसकी वैल्यू क्या है? प्लस जे, क्या है? पॉजिटिव जेडी है। बोर्स ने बताया था कि सेंटर कोर पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, तो मैं पॉजिटिव कोर क्या मान लिया? प्लस जेडी। अब बेटे इस पर इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। सपोज किया डिस्टेंस इनकी r है। अब बच्चे हमारे इस बात को खूब बढ़िया से ध्यान दें, ये मैं कहीं से लाया नहीं, बोर थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, इसे ले लिया, बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो बोर्स ने बताया था एटम का सेंटर कोर पॉजिटिव होता है, मैंने पॉजिटिव ले लिया। उन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, मैं इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करा दिया। अब बात आती है बेटे कि जब मैंने दो चार्ज देख लिया और दोनों चार्ज प्लस और माइनस हैं, इट मींस अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन है बेटे अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इट मींस अकॉर्डिंग कूलॉम्स लॉ। अकॉर्डिंग लिख दीजिए, यहां लिख दीजिए, अकॉर्डिंग कूलॉम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू K E magnitude of charges upon distance का square। We know that electrostatic force F suffix E, K suffix E, electrostatic force constant, first charge magnitude, second charge magnitude and distance का square। Also we know that when a body move in a circular path, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव करती है बेटे तो वहां पर सेंटीपिटल फोर्स काम करता है, जिसे हम लोग पढ़ा है बेटे क्या? mv²/r। सेंटीपिटल फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, सेंटीपिटल फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या लिखेंगे बेटे? सेंटीपिटल फोर्स ऑन electron must be equal to
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। अगर मस्ट भी इक्वल कर दिया बेटे तो हम दोनों को इक्वल कर लेंगे। के जेड स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर एम बी स्क्वायर अपॉन आर। बेटे आर से आर कैंसिल कर दिया, आर की वैल्यू निकालेंगे, हमें क्या मिलना चाहिए? के जेड स्क्वायर अपॉन एम बी स्क्वायर। ये बेटे आपको मैं आर निकाला, लेकिन अकॉर्डिंग बोर्ड्स कांस्टेंट, बोर्ड्स क्वांटम सॉरी नहीं, बोर्ड्स क्वांटम थ्योरी, क्या है थ्योरी बेटे? एंगुलर मोमेंटम एम बी आर, एंगुलर मोमेंटम ऐसे लिख दें, लाइन बढ़ा लें, एन एच अपान बेटे 2 पाई हम पढ़े हैं। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपान 2 पाई। फिर बेटे क्या लिख सकते हैं? एम बी आर एन एच अपान 2 पाई। इसे मैं इक्वेशन बेटे फर्स्ट माना है। आर निकाले बेटे, एन एच अपान 2 पाई एम बी, इसे आप इक्वेशन 2 मानेंगे। अब बेटे ध्यान देना है कि मैं जो हमें जरूरत है इक्वेशन को उसी को भी रहने दे रहे हैं, बाद में उसको भी मिटा रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब बेटे एन एच अपान 2 पाई एम बी इक्वल टू के जेड स्क्वायर अपान एम बी स्क्वायर। अब दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लिया, जब इक्वेट कर लिया तब दोनों को मैं मिटा देना चाहता हूं, आप लोग समझ गए। अब बेटे बी से बी कैंसिल हो गया, एम से एम कैंसिल हो गया, बी आप निकालेंगे के जेड स्क्वायर अपान के जेड स्क्वायर अपॉन इंटू 2 पाई एम। देखिए के जेड स्क्वायर 2 पाई अपॉन एन एच। इट मीन्स रीअरेंज करिए, पढ़ने में आसान जो लगे, 2 पाई के जेड स्क्वायर अपॉन एन एच। ये आपका इक्वेशन थर्ड बन गया। अब इस b की वैल्यू सेकंड वाले पुट करना है। पुट द वैल्यू ऑफ b in इक्वेशन 3। पुट द वैल्यू ऑफ b in इक्वेशन 2। बेटे 2 की वैल्यू क्या आई थी? वो पासलेट था एन एच अपान 2 पाई एम बी। फोर्स पासलेट यही था बेटे, एन एच अपान 2 पाई एम बी। बी की वैल्यू आर इक्वल टू क्या? एन एच अपान 2 पाई एम बी। आर की वैल्यू बी की वैल्यू पुट करिए, क्या मिलेगा बेटा? एन एच अपान 2 पाई एम, फिर इसकी वैल्यू रखो 2 पाई के ई जेड ई स्क्वायर अपान एन एच। अब बेटे आप सॉल्व करेंगे इससे, ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर एच स्क्वायर, हम थोड़ी व्यवस्थित लिखेंगे जो पढ़ने में आसान है। 4 पाई स्क्वायर, आप बात करने देख रहे हैं कितना आसान बोल रहे हैं। एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के ई जेड ई स्क्वायर।
इस इक्वेशन से एक बात बड़ी गंभीरता से ध्यान से देखें हम लोग बेटे, तो बहुत सारी वैल्यूज, जितनी भी वैल्यूज हैं, n को छोड़ दिया जाए, सभी वैल्यूज बेटे कांस्टेंट हैं, सब वैल्यू कांस्टेंट दिख रही है। इसका मतलब हुआ बेटा रेडियस ऑफ ऑर्बिट, अगर मैं इन सबको कांस्टेंट मान लूं, रेडियस ऑफ ऑर्बिट प्रोपोर्शनल टू n क्वांटम नंबर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होते हैं। इट मींस क्वांटम नंबर की बात करें तो 1, 2 का 4 बेटे, 3 का 9, ऐसे बेटे 16। इसका मतलब यह समझ में आता है कि जो मुझे रेडियस, ऑर्बिट की रेडियस मिलेगी, वो बेटे किसके प्रोपोर्शनल हो गई? क्वांटम नंबर के। क्वांटम नंबर इंक्रीज करेगा 1 के लिए, रेडियस इज ऐसे लिखेंगे प्रोपोर्शनल टू या रेडियाई इज प्रोपोर्शनल टू 1, 4 एंड 9। लेकिन बात कैसे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? r की वैल्यू n स्क्वायर h स्क्वायर, यहां मैं लिखा था बेटे, शायद आप लोग रिकॉर्ड है, 4 पाई स्क्वायर m k e z d स्क्वायर। सपोज करिए हाइड्रोजन 1h1, इसका एटॉमिक नंबर 1, फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें इसके लिए, तो वैल्यू जो आएगी बेटे, इसको सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू सब रखिए, तो हमें इसे R नॉट मानूंगा। कैसे R नॉट मानेंगे? इसकी वैल्यू रखेंगे बेटे 1, H की वैल्यू 6.63 10 पावर माइनस 34 का होल स्क्वायर, 4 पाई की वैल्यू 314 का होल स्क्वायर, यम मास 9.1 10 पावर 31, के 9 to 10 पावर 9, जेड 1, चार्ज 1.6 10 पावर माइनस 19। अब बेटे इसको पूरी को अगर सॉल्व करते हैं, मैं आप लोग सॉल्व कर लेंगे, तो मैं इसको लिखना चाहता हूं 0.53 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब होगा जो कांस्टेंट वैल्यू है, इस पूरी की वैल्यू पहले ऑर्बिट के लिए कितना आएगी, इनिशियल के लिए 53 एंगस्ट्रॉम। अब इसको रीअरेंज करके लिखें तो हम लिख सकते हैं R इक्वल टू R नॉट N स्क्वायर, R इक्वल टू R नॉट N स्क्वायर। तो एक जनरल फॉर्मूला मिल गया R इक्वल टू R नॉट N स्क्वायर। अब इसको हम बनाना भी चाहें पहले ऑर्बिट के लिए, यहाँ N भी लिख सकता है हमारा भैया, तो क्या लिखेंगे इसको? फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें R नॉट N का स्क्वायर, सेकेंड ऑर्बिट की बात करें R नॉट 2 का स्क्वायर, 4 R नॉट, यहां R नॉट आएगा। थर्ड के लिए बात करें बेटे R नॉट 3 का स्क्वायर, 9 R नॉट। ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट डॉट डॉट n ऑर्बिट के लिए बेटे R नॉट N स्क्वायर आपका एक जनरल इक्वेशन बन गया। अगर कोई बच्चा बोलता है, चाहता है कि सर फर्स्ट ऑर्बिट वैल्यू 0.50 देंगे, सेकेंड ऑर्बिट R नॉट की वैल्यू पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको प्राप्त हो जाएगा। फिर बेटे थर्ड ऑर्बिट के लिए 9 को R नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर आपको वैल्यू मिल जाएगी। ऐसा आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ये आपकी रेडियस की वैल्यू आ गई। देखिए आप लोगों ने इक्वेशन देखिए इक्वेशन थर्ड निकाला था क्या? इक्वेशन फोर्थ क्या निकाला? देखिए वेलोसिटी, बी की वैल्यू क्या आई है? बी की वैल्यू आई है बेटे 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन NH। अब हम लोग रेडियस निकाल लिए, जब ऑर्बिट को चक्कर लगा रहा था उसकी वेलोसिटी निकालेंगे, किसका? इलेक्ट्रॉन का। तो बेटे 2 पाई कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, जेड स्क्वायर, n वेरिएबल है, h भी कांस्टेंट है।
तो इसमें मैं किया क्या, 2 पाई के ई जेड ई स्क्वायर अपॉन एच, सी से मल्टीप्लाई कर दिया, सी से डिवाइड कर दिया, ध्यान देना, सी से मल्टीप्लाई, सी से डिवाइड कर दिया। अब ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट हो गई, इस पूरी वैल्यू को कांस्टेंट मान करके अल्फा मान लिया सी बाई एन। हमने पढ़ा है, वेलोसिटी निकाला है, तो वेलोसिटी में क्या किया बेटे, सी से डिवाइड और सी से मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो ये जितनी वैल्यू मैं देख रहा हूं 2 पाई के जेड ई एन सब कांस्टेंट है, और जब सब कांस्टेंट है इसको क्या मान लिया, अल्फा, इसको क्या लिख दिया सी, इसको क्या लिख दिया एन। इसे बेटे हम कहते हैं फाइंड स्ट्रक्चर कांस्टेंट हैव द वैल्यू 137। अगर सब की वैल्यू बार रखा हूं, बार नहीं रख रहा हूं, 2 पाई के जेड ई एन वेलोसिटी अप्लाई रखेंगे तो आपको मिले क्या 137। इट मींस वेलोसिटी बेटे 137 सी बाई एन, एक जनरल इक्वेशन आ जाएगा। अब ये जनरल इक्वेशन क्या मिला, b इक्वल टू सी अपॉन 137 इंटू एन। अब कोई फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें, ऑर्बिट फर्स्ट एन, वेलोसिटी बेटे c अपॉन 137 इंटू 1, c अपॉन क्या मिलेगा 137। सेकेंड ऑर्बिट की बात करें बेटे 137 c अपॉन 2, तो c अपॉन 4 7 2 ये हो जाएगा सेकेंड ऑर्बिट की वेलोसिटी। ऐसे बेटे थर्ड ऑर्बिट की वेलोसिटी लिख लेंगे, कैसे, थर्ड ऑर्बिट 1 अपॉन 137 c अपॉन थर्ड, फिर आप इससे निकालेंगे c अपॉन 1 4 एंड सो ऑन। इससे बेटे एक जनरल फार्मूला से एक जनरल फार्मूला बन जाएगा। इस जनरल फार्मूला से आप अलग अलग ऑर्बिट की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। रेडियस निकाल दिया, वेलोसिटी निकाल दिया, और वेलोसिटी आपको मैं जनरल इक्वेशन दे दिया है v इक्वल टू सी अपॉन एन। सी क्या है बेटे, वेलोसिटी ऑफ लाइट एट द वैल्यू 3 to 10 power 8 मीटर पर सेकेंड। आप कह सकते हैं कि पहले ऑर्बिट में वेलोसिटी, लाइट की वेलोसिटी का 1/37 है, दूसरे का 1/274 आप क्या स्पीड ऑफ लाइट, ऐसे एंड सो ऑन। बेटे ये लेक्चर यहाँ पर समाप्त होता है। थैंक यू क्लास।